और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इराक के एरबिल में एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया गया है। एरबिल में एक होटल पर ईरान ने अटैक किया। इससे पहले एरबिल एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था। ताजा अपडेट होटल को लेकर है। एयरपोर्ट के बाद होटल में अटैक किया गया। होटल में मौजूद अमेरिकी सैनिकों को टारगेट किया गया है। एरबिल के होटल में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर भी सामने आई। तो इराक दो तरफा हमले झेल रहा है। एक तरफ जो शिया मिलिशिया रेजिस्टेंस ग्रुप है वो लगातार इराक में अलग अलग कॉम्प्लेक्स को टारगेट कर रहे हैं रिजीम से जुड़ी हुई, और दूसरी तरफ ईरान के हमलों को भी झेल रहा है। तो देखिए, इजराइल और अमेरिका दोनों देश मिलकर मौत का बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। दोनों देश चुन चुनकर ईरान में आर्मी के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। इस कदर बमबारी और मिसाइल दाग रहे हैं कि सब धुआं धुआं हो गया। ये वीडियो विनाश की वो तस्वीर है जिसको देखकर लग रहा है कभी भी वर्ल्ड वॉर हो सकती है। इजराइल ने ईरान आर्मी को खत्म करने की कसम खा ली है, तभी तो ऐसा हमला कर रही है कि किसी का बचना मुश्किल है। देखिए कैसे हर तरफ बम बरस रहे हैं, चारों ओर धुएं का गुबार है। इजराइल ने IRGC पर लगातार 1 मिनट तक भारी हथियारों से हमला किया। सिर्फ और धमाकों से गूंज रहा है ईरान आर्मी कोई भी ठिकाना हो या इजराइल उसे तबाह कर दे रहा है। इजराइल ने ईरान आर्मी पर 1 मिनट में 100 से ज्यादा बम से हमला कर दिया। और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर श्याम जी लगातार जुड़े हुए हैं, संजय जी जुड़े हुए हैं। श्याम जी, मेरा सवाल आपसे है कि अभी अमेरिकी एयरबेस पर अटैक हुआ, उसके बाद रियाद में अमेरिका के दूतावास पर अटैक हुआ। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के पहले दिन जब ये कहा था कि ईरान ने हमारी उम्मीद के मुताबिक पलटवार नहीं किया, लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीद से बढ़कर पलटवार हो रहा है ईरान की ओर से? ये बात बिल्कुल सही है। जैसा मेरा आकलन था और आपके साथ हमने शेयर किया था कि पहले ही दिन ईरान ने वो पत्ते खोल दिए जो पिछली बार कतार में अटैक करके बंद किया था उसने। तो आपको समझना चाहिए कि मरता क्या ना करता, और खामनेई का मारा जाना निश्चित था। इसीलिए 3-4 बजे दिन में ही पहले दिन उन्होंने वो फ्लैंक खोला जो डाइवर्जनरी फ्लैंक था, और उस फ्लैंक पे आगे बढ़ते हुए मुझे लगा था एक सिग्नेचर अटैक होगा, और इसके लिए ट्रंप और पूरी तरह से इजराइल भी तैयार था कि वो ये करेंगे, क्योंकि उसकी वार्निंग उनको मिल चुकी थी। इसीलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके उन्होंने सवेरे सवेरे खामने के दफ्तर पर हमला करके वो मीटिंग में उन्हें मार दिया ताकि वो ना कर सके। तो जब टेबल से दोनों निकले थे बाहर, बातचीत बंद हुई थी, गुस्से में थे ट्रंप, तो ये पता लग गया था, इसलिए सवेरे तड़के अटैक करना पड़ा। यहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन जो जैक रिएक्शंस हुए हैं उसको एक्सपैंड कर रहा है। मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल माहौल अभी खराब कर रहा है, जैसा ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा है। और ये सरप्राइजिंग इसलिए है कि मुझे भी लगता था कि ये सिग्नेचर अटैक है, लेकिन वो लगातार हमले किए जा रहे हैं। और ट्रंप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि पॉलिटिकली इन देशों को इंटैक्ट करके रखें ताकि वो रिटेलिएट ना करें, और जो रिहायशी इलाके या जो पब्लिक है उनमें डैमेज अगर शुरू होगा तो ये फिसर आ सकती है, ये दोस्ती चरमरा सकती है। और बिल्कुल तो ये बहुत जरूरी है। संजय सर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि जो IRGC को डिसेंट्रलाइज किया गया है उसका मतलब क्या है? क्या अब किसी भी कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होगी, गुरिल्ला के तौर पर ये अपना काम करेंगे? और दूसरा सवाल इसी में छोटा सा, 17 रिफ्यूलिंग प्लेन्स को यूएस ने मिडिल ईस्ट में रवाना किया है। इतनी बड़ी तैनाती ऑलरेडी थी, इस स्केल पर फिर से रिफ्यूलिंग प्लेन को भेजना, मकसद क्या? नहीं, देखिए, दोनों बातें, जो दोनों सवाल बहुत अहम है, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, बदला ले रहा है, वो इनको पता था कि इनकी लीडरशिप को कभी भी खत्म किया जा सकता है। उन्होंने इसका पहले अनुभव किया था, और उनको ये भी मालूम था कि मोसाद और CIA काफी ऑपरेटिव है। यही कारण है कि उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया कि भैया अपना काम करते रहना, हम रहे ना रहे, लेकिन आप ये प्लान के हिसाब से चलते रहो। अगली लेवल की कमांड भी जाती है तो भी आप करते रहो, जिसका असर नजर आ रहा है। दूसरी बात, जो रिफ्यूलिंग प्लेन भेजे हैं, इसमें जो मेरे हिसाब से, जो ऐसे ट्रंप कह रहे हैं और नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि अभी बहुत बड़ी और भारी संख्या में हमले करने पड़ेंगे, और जो कि एयरफोर्स के द्वारा होंगे, और डिस्टेंस की वजह से मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ जाती है। और शायद अभी फाइटर्स की संख्या भी और बढ़ाई गई है, बॉम्बर्स की संख्या बढ़ाई गई है। कि जो मिडिल ईस्ट में बेसेस हैं उनका उस तरह से इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर पा रहा है, क्या इसे ऐसे भी समझा जाए? नहीं, देखिए, अभी तक तो अमेरिका नहीं कर रहा था उन मिडिल ईस्ट की बेसिस को, और अपने कैरियर से कर रहा था। लेकिन अभी जिस प्रकार से माहौल है यहाँ पर, डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की बेसिस उनकी मिसाइल की जद में आ रही है, तो अगर मिसाइल की जद में, मिसाइल की रेंज में है,
तो फिर उनके जो भी स्टेशन एसेट्स वहां पर होंगे, फाइटर होंगे, वो टारगेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से शायद वो वहां पर संख्या और नहीं बढ़ाना चाहते। जैसा आपको ध्यान होगा कि युद्ध के पहले अमेरिका ने इन कुछ बेसिस में से अपनी संख्या कम भी की थी और कई बाकी जगह पर एयर डिफेंस सिस्टम को और रिइंफोर्स किया था, उनकी संख्या और बढ़ाई थी। लेकिन जिस प्रकार से ईरान की मिसाइल अटैक हो रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज निकल रहे हैं, यही कारण है कि ये एयर रिफ्यूलर लाके ताकि उनकी रेंज के ठीक है बाहर संजय से सर, आपके पास लौट कर आएंगे। श्याम जी, आप भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए।